स्पर्श करना या जबरदस्ती करना कानूनन और सामाजिक अपराध है। इसके लिए सख्त सजा का प्राविधान है। चंद मिनटों के कुकृत्य से पारिवारिक सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है और कारावास, आजीवन कारावास या मृत्युदंड भी भोगना पड़ सकता है। ध्वनि या आवाज प्रकृति की एक अनुपम देन है। सारे जीव जंतुओं के लिए एक माँ जब अपने बच्चे की आवाज पहली बार सुनती है तो उसके कानों में एक मधुर रस सा घुल जाता है। आवाज या ध्वनि का एक निश्चित पैमाना होता है। इस निश्चित पैमाने से ही सुरीली और कर्कश आवाज की पहचान होती है। इस पैमाने से अधिक या कम आवाज को मनुष्य सुन नहीं सकता। आवाज की पिच हर्ट्ज में नापी जाती है। एक सामान्य मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज सुन सकते हैं। आवाज की तीव्रता को डेसिबल में नापा जाता है। मनुष्य 0 डेसिबल से लेकर 85 डेसिबल तक की आवाज सहज सुन सकता है। यही आवाज अगर 85 डेसिबल के ऊपर चली जाए तो शोर बन जाती है और अनेक बीमारियों का कारण बन जाती है। मशीनीकरण इंसान पर कौमी कदरों से होगी वाबस्ता और मुस्तकबिल में नई नस्ल को करेगी तैयार। वज़ीर-ए-आज़म ने नई पॉलिसी के तहत आला तालीम में तब्दीलियों और इस्लाहात पर कॉन्फ्रेंस को किया खिताब। छठे नेशनल हैंडलूम डे पर मरकजी वजीर बराए टेक्सटाइल स्मृति ईरानी ने माई हैंडलूम ऐप को किया लॉन्च। कुल्लू के शरण गांव का पहला हैंडलूम गांव दिया करार। कहा मुल्क में 10 और हैंडलूम गांव किए जाएंगे कायम। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 के सिलसिले में राष्ट्रीय सदर दफ्तर और जिलों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में पूरी सरगर्मी से किया जाए काम। लापरवाही के लिए जिला मजिस्ट्रेट की होगी जवाबदेही। और आइंदा असेंबली इजलास को लेकर कल हुई असेंबली स्पीकर के साथ ऑल पार्टी मीटिंग में कोरोना की सूरत हाल के मद्देनजर ऐवान की कार्रवाई पर किया गया तबादला ख्याल। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं फरीद आरिफ सिद्दीकी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी हमारे कौमी इक़दार से जुड़ेगी और हमारी आइंदा नस्ल को मुस्तकबिल के लिए तैयार करेगी। वज़ीर आज़म ने नई कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत आला तालीम में बदलाव लाने और उसे बेहतर बनाने पर एक कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। उन्होंने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी 21 सदी के हिंदुस्तान की बुनियाद तैयार करने वाली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर
इन बातों पर विशेष फोकस है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी को नाफिज करने में सभी की हिस्सेदारी अहम है। वज़ीर-ए-आज़म ने अज़्म को दोहराया। अब सबकी निगाहें इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। इस चैलेंज को देखते हुए व्यवस्थाओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है, वह हमें सबको मिलकर के करना है और करना ही है। आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में और उस काम में सीधे तौर पर जुड़े हैं। आप सबकी भूमिका बहुत ज्यादा है, बहुत अहम है। जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है, मैं पूरी तरह कमिटेड हूं, मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अभी तक हमारे तालीमी निज़ाम पर व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा, लेकिन नई कौमी तालीमी पॉलिसी में हाउ टू थिंक पर जोर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तालीम में तहकीक, किसी चीज़ को जानने का तजस्सुस, ईजाद, तज्ज़िया और तबादला ख्याल पर जोर दिया जाए, जिससे बच्चों में सीखने की ख्वाहिश पैदा होगी और क्लास में उनकी हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। साथियों, अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, उसमें व्हाट टू थिंक, मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक, उस पर बल दिया जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस दौर में हम, और ये दौर ऐसा है जहां इंफॉर्मेशन और कंटेंट की कोई कमी नहीं है, एक प्रकार से बाढ़ आई हुई है। हर प्रकार की जानकारी आपके मोबाइल फोन पर अवेलेबल है। जरूरी ये है कि कौन सी जानकारी हासिल करनी है, क्या पढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखकर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है कि जो पढ़ाई के लिए लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, ढेर सारी किताबें होती हैं, उसकी अनिवार्यता को कम किया जाए। अब कोशिश ये है कि बच्चों को सीखने के लिए इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड तरीकों पर जोर दिया जाए। तालीम के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत का वक़ार पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में नई तालीमी पॉलिसी हिंदुस्तान को इल्म पर मबनी सुपर पावर बनाएगी। आत्मभरोसा होता है कि नहीं, हम लोग पूरे विश्व के प्रतिस्पर्धा में कहीं पीछे नहीं हैं। आत्मभरोसे के साथ नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में जिस तरीके से सारे विश्व में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है, जिस तरीके से भारत एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है, मुझे भरोसा है कि जो हमारी ये नई शिक्षा नीति 2020 आया है, जिसमें पूरे देश का जनमानस उत्सव और उल्लास मना रहे, ये हमारी जो नई शिक्षा नीति आ रही है, ये भारत को एक ज्ञान आधारित महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। जब पूरी दुनिया को भारत पर गर्व होगा। नई तालीमी पॉलिसी पर बच्चों ने भी खुशी जाहिर की है। नई कौमी तालीमी पॉलिसी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इफ्तिताई खुतबे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वाराणसी के बच्चों ने कहा कि इस पॉलिसी से किताबों का बोझ कम होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से हम लोग के स्कूल का बैग
का बोझ कम हो जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सबसे अच्छी बात है जो स्किल डेवलपमेंट, रेगुलर स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है, वो बहुत अच्छी है। रीजनल लैंग्वेजेस पे जो पढ़ाई की बात हो रही है कि क्लास 5 तक सिर्फ रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाई हो, नई लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस ना की जाए। और तीसरी सबसे अच्छी बात है रिसर्च को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की बात। नई शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री मोदी ने जो छात्रों को फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि अगर वो किसी कारण से उनकी जो स्टडी है वो बीच में रुक जाती है तो वो उसको 1 साल की डिग्री या 2 साल की डिग्री ले सकते हैं या मनचाही स्ट्रीम में जा सकते हैं। अगर उस स्ट्रीम में इंटरेस्ट नहीं है तो किसी दूसरे उसमें कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये मुझे लगता है कि छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा या बहुत लाभान्वित होंगे छात्र इससे। मुल्क में पहली किसान रेल की आज शुरुआत हो गई है। वज़ीर रेल पीयूष गोयल और काबीनी मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रेल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मुश्तरका तौर पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसान रेल के ज़रिए किसानों की पैदावार को मुल्क में तेज़ी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा। जुमे को रवाना होने वाली पहली किसान रेल नासिक के देवलाली से पटना के दानापुर तक चलेगी, जो मुख्तलिफ स्टेशनों पर माल लेने और उतारने के लिए रुकेगी। वज़ीर रेल पीयूष गोयल ने कहा कि इंडियन रेलवे और मुल्क के किसानों ने कोविड-19 की वबा के दौरान मुल्क में चीज़ों की सप्लाई को यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि इसके सबब भी मुल्क में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि किसान रेल मुल्क के किसानों की आमदनी को दुगना करने के सम्त में एक बड़ा कदम है और पैदावार दुगनी होगी। इंडियन रेलवे के ज़रिए वो मुल्क के कोने कोने तक पहुँच सकेगी। निर्भर भी होगा, समृद्ध भी होगा और आगे चल के देश की भी पूरी तरीके से सेवा करेगा। पूरे विश्व में भारत के किसान का सामान पहुंचेगा, कोने कोने तक आराम से पहुंचेगा। और राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के पावन अवसर के बाद किसानों को भी आराम मिले, मैं समझता हूँ ये हम सबके लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। छठे नेशनल हैंडलूम डे पर मरकज़ी वज़ीर बराए टेक्सटाइल स्मृति ईरानी ने एक ऐप माई हैंडलूम पोर्टल लॉन्च किया है। इस मौके पर उन्होंने कुल्लू के शरण गांव को पहला हैंडलूम गांव बनाने का ऐलान किया। अपने खिताब में मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि यहां मुल्क और बैरून मुल्क से सैलानी आकर कारीगरों के काम से रूबरू हो सकेंगे, इसलिए ये कदम उठाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे 10 और हैंडलूम गाँव बनाए जाने का भी ऐलान किया। ये हमारा उद्देश्य है कि देश भर में हम 10 क्राफ्ट और हैंडलूम के विलेजेस को विकसित करें ताकि हमारे देश का हैंडलूम का प्रोडक्ट उत्पाद मात्र कपड़ों तक, होम फर्निशिंग तक सीमित ना रहे। विश्व भर में इस बात की जिज्ञासा है कि हमारे बुनकर धागों के माध्यम से अपने सपनों को कैसे पिरोते हैं, हाउ डू दे वीव देयर मैजिक। और हम चाहते हैं कि विश्व भर का और देश का पर्यटक इन विशेष क्राफ्ट और हैंडलूम विलेज में जाए, न सिर्फ बुनकर के ताने बाने को समझे, सीखे, बल्कि उसमें सहयोग देकर हमारा जो मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है उसमें अपनी ओर से योगदान दे। मेरठ में हैंडलूम के जरिए हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। यहाँ तैयार की गई दरी पूरे मुल्क के साथ ही बैरून ममालिक में भी भेजी जाती है। बरसों से सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन और मर्द इस रोज़गार से लगे हुए हैं, जिससे वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। उनके ज़रिए तैयार हैंडलूम मसनूआत भारत के साथ साथ दुनिया के दीगर मुल्कों में भी लोगों के घरों की शान बढ़ा रही है। मेरठ के शारदा एक्सपोर्ट के डायरेक्टर आदित्य गुप्ता बताते हैं कि इस सनत से हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। उनके यहाँ तैयार हैंडलूम मसनूआत 85 मुल्कों में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, जो हाथों से बनाए जाते हैं। इनके डिज़ाइन ट्रेडिशनल हैं और भारत में तैयार इन मसनूआत के बाहर के मुल्कों में काफ़ी डिमांड है। मेरठ जोन के असिस्टेंट कमिश्नर सुनील कुमार यादव ने बताया कि मेरठ और सहारनपुर मंतिकों के 9 ज़िलों में हैंडलूम और पावर लूम में 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, जो इसी के ज़रिए सदियों से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़रिए तैयार मसनूआत
साथ मुल्क और मुल्क से बाहर अपनी शनाख्त बना रहे हैं। आजमगढ़ ज़िले का मुबारकपुर कस्बा हैंडलूम और बनारसी साड़ियों के लिए मशहूर है, जो मौजूदा वक्त में सैकड़ों कुंभों का सहारा बना हुआ है। आज मुबारकपुर के बुनकर मरकज़ में नेशनल हैंडलूम डे पर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसमें भारत सरकार के टेक्सटाइल वज़ीर स्मृति ईरानी का नशरिया प्रोजेक्टर के ज़रिए दिखाया गया। बुनकरों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम लोग सरकार के शुक्रगुजार हैं कि सरकार ने हम लोगों की तरक्की के बारे में सोचा। आज राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए हम लोग सरकार के आभारी हैं। कम से कम मुबारकपुर के बुनकर को इसमें प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिल रहा है। ये मेरे ख्याल से 7वां जो है, यह सरकार जब से बनी है 7वां ये राष्ट्रीय बुनकर दिवस मनाया जा रहा है। इससे हम लोग बहुत खुश हैं। यह प्रोग्राम चलना चाहिए। इसकी एक वर्डिंग है, देखिए आप इसे गौर करेंगे। आज़ादी की जंग जब चल रही थी उस समय गुलामी से मुक्ति के लिए हैंडलूम एक हथियार था। आज आज़ाद भारत में गरीबों से मुक्ति के लिए हैंडलूम एक हथियार बन सकता है। ये एक अच्छी लाइन है और सरकार हिंदुस्तान में खेती के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही चलता है हथकरघे का। कौमी हैंडलूम डे के मौके पर खुद पर मुनसिर भारत स्कीम के तहत हरदोई में मुद्रा स्कीम के मुस्तफ़ीदीन को आज 66 लाख रुपए का कर्ज दस्तयाब कराया गया। हरदोई के हैंडलूम मसनूआत ने कई दीगर रियासतों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार के बाज़ारों में भी अपनी पकड़ बना रखी है। हरदोई के हैंडलूम मसनूआत को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत खासा फ़ायदा हो रहा है। यहाँ के तकरीबन 15,000 बुनकर सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों जैसे मुद्रा लोन, वज़ीर-ए-आज़म रोज़गार प्रोग्राम, वज़ीर आला खुद रोज़गार स्कीम और खुद पर मुनहसर भारत स्कीम के तहत रियायत पर कर्ज हासिल कर हैंडलूम मसनूआत को फ़रोग़ दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हर घर में एक हैंडलूम की चीज़ के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने की अपील के बाद बाज़ारों में हैंडलूम की डिमांड बढ़ी है। बुनकर सरकार की स्कीमों से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। जनपद हरदोई का हथकरघा एक जनपद एक उत्पाद हथकरघा के लिए चयन किया गया है और इस जनपद में प्रदेश सरकार द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे संडीला, मल्लामा और शाहाबाद में यहाँ के लाभार्थियों को जो है ये रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए, सृजन करने के लिए सरकार द्वारा कई लाभ दिए जा रहे हैं और इसके लिए आज जो है राष्ट्रीय जो है हथकरघा दिवस है और इसको बढ़ाने के लिए हम लोग जनपद स्तर पे यहाँ के उद्यमियों को, यहाँ के वर्करों को और यहाँ के जो भी हैंडलूम के जो काम करने वाले हैं उनको हम लोग जो है इस योजना से जोड़ करके हमारी जो है प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना एक जनपद एक उत्पाद, इसको बढ़ाने के लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं ताकि इस जनपद के उत्पाद प्रोडक्ट को हम लोग प्रदेश स्तर पे आगे बढ़ा सकें। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 के सिलसिले में रियासती हेडक्वार्टर और अज़ला में चलने वाले इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मुकम्मल तौर पर सरगर्मी से काम करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी ज़िले में इंटीग्रेटेड कमांड एंड सेंटर ठीक से काम नहीं करेगा तो मुतल्लिक़ा कलेक्टर को जवाब देना होगा। वज़ीर आला ने आज एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक की सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की चेन को तोड़ने के लिए पूरी एहतियात बरतने के साथ साथ हर सतह पर मौसर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने ज़िला मजिस्ट्रेट को हिदायत दी कि कोविड-19 के निज़ाम को मौसर मॉनिटरिंग करें। वज़ीर आला ने डोर टू डोर सर्वे के काम को जारी रखने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का काम मुनज़्ज़म तरीके से किया जाए। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की सेहत की मालूमात इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ज़रिए हर रोज़ हासिल की जाए।
L2 और L3 कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद बढ़ाई जाए। वज़ीर आला ने ज़िलों में कायम ज़िला सेवा योजन दफ्तर और ज़िला उद्योग मरकज़ के फ़ाल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इससे खुद पर मुनहसर उत्तर प्रदेश के क़याम में मदद मिलेगी। उन्होंने सैलाब और गर्काब इलाक़ों में मुतासरा लोगों को वक्त से राहत और अशिया पहुँचाने की भी हिदायत दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए दाखिला अवनीश अवस्थी ने कोरोना वायरस के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,467 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में इस वक्त कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 44,563 है। रियासत में अब तक कोरोना से 66,834 लोग शफायाब होकर अपने घर जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में अब तक 1,981 लोगों की मौत हुई है। 4,467 नए केसेस आए हैं। कुल 44,563 एक्टिव केसेस प्रदेश में है। अभी तक जो डिस्चार्जेस हैं वो 66,834 हैं, यानी डिस्चार्ज 66,834, एक्टिव केस 44,563। 3,432 लोग कल डिस्चार्ज हुए हैं। कुल मृतकों की संख्या 1981 है। पिछले 24 घंटे में लगभग 63 डेथ्स हुई हैं। सैंपल जो है कल फिर बहुत संख्या में सैंपल्स टेस्ट हुए हैं। इसमें 95,737 95,737 सैंपल कल टेस्ट हुए हैं, जिनमें से 64,188 एंटीजन के सैंपल्स हैं। टोटल टेस्ट अब तक प्रदेश में 28,93,424 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली के आइंदा इजलास को बेहतर तरीके से चलाने के सिलसिले में कल सभी पार्टियों के लीडरों ने मीटिंग की। असेंबली स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित की जानिब से बुलाई गई मीटिंग में पार्लिमानी उमूर के वजीर सुरेश खन्ना, समाजवादी पार्टी के राकेश प्रताप सिंह, बहुजन समाज पार्टी के लालजी वर्मा ने हिस्सा लिया। इस बार का इजलास कोरोना की सूरत हाल के सबब मुख्तलिफ होगा। असेंबली स्पीकर ने कहा कि इस सिलसिले में कुछ ज़ाब्ते तय किए गए हैं। ऐवान में सभी पार्टियों के मेंबरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठेंगे। सभी को ऐवान में जाने से पहले सैनिटाइजेशन और मास्क लगाने पर अमल किया जाएगा। असेंबली में मेंबरान की आमद पर दाखिला दरवाज़ों पर सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग का बंदोबस्त किया जाएगा। ऐवान के इजलास के दौरान साबिक मेंबरान के एंट्री कार्ड भी मुअत्तल रखे जाने पर गौर किया गया। इसके अलावा दीगर सभी किस्म के एंट्री कार्ड भी मुलतवी रहेंगे। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, बहुजन समाज पार्टी के नेता विधानसभा के श्री लालजी वर्मा जी, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में विधायक श्री राकेश सिंह जी सम्मिलित हुए। इसके पहले कांग्रेस दल की नेता ने पत्र लिखकर अवगत कराया कि उनके सचिव को कोरोना हो गया है, इसलिए वह बैठक में उपस्थित नहीं हो सकती। इसी प्रकार अन्य दो दल नीलरतन पटेल जी और राजभर जी की तरफ से भी फोन आए कि वह बैठक में उपस्थित होने में कतिपय निजी कठिनाइयों के कारण सक्षम नहीं है। बैठक में सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। कोरोना महामारी के दौरान सदन की कार्यवाही में भौतिक दूरी बनाए रखकर हिस्सा लेना और इन सारे विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श हुआ। हम लोगों ने तय किया है कि प्रत्येक स्थिति में कोरोना महामारी के लिए जरूरी एहतियात प्रोटोकॉल का पालन करेंगे कड़ाई से और विधानसभा के लिए अपनी सेवाएं भी देंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने मंदिर तामीर के लिए स्टेट बैंक में 2 खाते खोलने का इंतज़ाम किया है, जिससे अतिया देने के ख्वाहिशमंद मुल्क और दुनिया के लोग इसमें अतिया दे सकेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में
जो लोग दान देना चाहते हैं उनको सुविधा देने के लिए स्टेट बैंक अयोध्या में खाता संख्या 3916149889 चालू खाता तथा बचत खाता 391614958808 खोला गया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अयोध्या शाखा में 2 खाते ओपन हुए हैं डोनेशन के लिए। सबसे पहला बचत खाता है, आप चाहें तो नंबर भी उसका नोट कर सकते हैं 391614958808। ये सेविंग बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक का, और करंट अकाउंट भी एक है, उसका नंबर है 391614988809। तो इन दोनों खातों में आप सीधे डोनेशन भी दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ एक ऑनलाइन दान देने हेतु भी स्टेट बैंक ने SBI कलेक्ट का एक पोर्टल है जिसके थ्रू भी आप कर सकते हैं डोनेशन। इसमें देश दुनिया में कहीं से भी आप राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए दान दे सकते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भी यही चाहता है कि दानदाता इस खाते के माध्यम से दान प्रदान करें। दान देते समय ऑनलाइन आपको इसकी रसीद मिल जाएगी। इस रसीद से दानदाता को 80G के तहत आयकर में छूट भी मिलेगी। दुनिया के कई देशों से लोग दान देना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन SBI पर दान देना एक आसान तरीका है। इसके अलावा आपको अगर UPI से पेमेंट करना है या हमारा QR कोड भी है, उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और हमारे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की जो वेबसाइट है उस पे जाके भी आप ऑनलाइन डोनेशन कर सकते हैं। उस पे भी हमारा ये ऑनलाइन डोनेशन का लिंक है। बिल्कुल, आपने सुना जो लोग मंदिर ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी कहा है कि जो लोग चांदी की ईंटें दान कर रहे हैं वो कृपया हमारे खाते में पैसा भेजें, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। इसलिए हमने बात की स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर से कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपको मंदिर निर्माण के लिए पैसा दान करना है, और दूर दूर से बैठ करके किसी भी देश से किसी भी जगह से ये दान दिया जा सकता है। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ रामेंद्र सिंह, DD न्यूज़, अयोध्या। फौज के सरबराह बनने के बाद अपने पहले दौरे पर आज आर्मी चीफ MM नरवणे लखनऊ पहुंचे। उन्होंने यहां सेंट्रल कमांड का दौरा किया और अफसरान से मुलाकात की। बाद में जनाब नरवणे रियासत के गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मिले और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। फौजी ज़राए ने बताया कि आर्मी चीफ का दौरा मामूल का दौरा है। ज़राए ने कहा कि उन्होंने आज वस्ती कमान के दौरे में फ़ौज की सलाहियत में इजाफा और ऑपरेशनल बुनियादी ढांचे की तरक्की पर इत्मीनान जाहिर किया। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से बेटियों की तालीम को फ़रोग़ देने के लिए बेटियों को अवार्ड से नवाजा गया। मरकज़ी वज़ीर बराए मेहनत और रोज़गार संतोष गंगवार ने ICSE और CBSE के इंटरमीडिएट और हाई स्कूल इम्तिहानात में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाली बेटियों की तालीम को फ़रोग़ देने के मकसद से बेटियों को उनकी रिहाइशगाह पर जाकर अवार्ड से नवाजा। अनन्या खांडेलवाल, खुशी और मंतिशा अली ने ICSE बोर्ड इम्तिहान में 97% नंबर हासिल किए। ये बेटियां अब सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं और मुल्क की खिदमत करना चाहती हैं। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि पार्टी की पहल काबिल सताइश है, इससे बेटियों की हौसला अफजाई होगी। मैंने 97.75% स्कोर करा है और 12th क्लास में ISC बोर्ड से, और मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि मुझे आज मंत्री जी ने ये सब ऐसे सम्मानित किया है। तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ उनसे, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अभी तो मेरे 12th के बाद मैं DO के लिए ट्राई कर रही हूँ, ग्रेजुएशन के लिए मैथ्स ऑनर्स या कंप्यूटर साइंस जो भी मिल जाए, और उसके आगे IIT के लिए भी तैयारी कर रही हूँ साथ में, और आगे ग्रेजुएशन के बाद कोई कंपटीशन लेवल पे कुछ एग्ज़ाम वगैरह दूँगी मैं। कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं, आप अपना काम होमवर्क अपना टाइम पे करते रहो और डेली जो पढ़ाते हैं उसको रिवाइज़ करते रहो, पढ़ते रहो। 5-6 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप कर सकते हो। मंत्री जी संतोष गंगवार जी से बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात है और बहुत खुशी मिल रही है कि उन्होंने हमें ऐसे सम्मानित किया घर आके। ये पार्टी के द्वारा अच्छा प्रयास है कि हमारे ज़िले के जिन बच्चों ने अच्छे नंबर अंक पाए हैं और अच्छा स्थान मिला है, उनको हम सम्मानित करें, उनको प्रोत्साहित करें कि वो हमारे शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है ऐसे सभी बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि उनको
उत्साहवर्धन करने का काम करें। और आज इसीलिए यहाँ पर आए हैं। इस लड़की के 97-98% नंबर आए हैं, तो इसने वास्तव में बहुत बड़ा अचीवमेंट है और समझ में आता है कि आने वाले समय में और अच्छी तरक्की करेगी। मिर्ज़ापुर राजगढ़ तरक्याती ब्लॉक के गोलहनपुर में मंगल के रोज़ 33/11 के केवी बिजली सब स्टेशन का संग बुनियाद और भूमि पूजन वजीर मुमलिकत बराए तवानाई रमाशंकर सिंह पटेल ने किया। 383 लाख रुपए की लागत से ये सब स्टेशन 6 महीने में तैयार किया जाएगा। इस सब स्टेशन से तकरीबन 25 गांव की 1 लाख आबादी को फ़ायदा मिलेगा। ख़ास बात यह है कि पहाड़ी इलाकों में कम वोल्टेज के मद्देनज़र मायाशंकर ने 1 बीघा 3 बिस्वा ज़मीन बिजली महकमे को अतिया कर दी है, जिसकी कीमत 35 लाख है। वहीं वज़ीर तवानाई ने कम वोल्टेज के मामले में कहा कि बारिश कम हुई है और कुछ पावर स्टेशन ओवरलोडेड हैं। सरकार ने सख्ती से कहा है कि पावर हाउसों की सलाहियत बढ़ाई जाए और ट्रांसफार्मर की ताकत को बढ़ाकर मार्च तक दुरुस्त कर लिया जाए। मैं बिजली विभाग को 1 बीघा 3 बिस्वा जमीन दान दिया लिखा हूँ। कितनी कीमत है इस जमीन? इसकी कीमत आज के डेट में लगभग रोड पे है 30 लाख रुपया होगा। तो क्या सोच के आपने दिया? इसलिए सोच के दिया कि क्षेत्र जो है कि जनता खुशहाल रहेगी, हम भी खुशहाल रहेंगे। इन लोगों के लगाई हम सदैव खुशहाल रहेंगे, क्योंकि जनता की सेवा यदि हम करेंगे, जनता हमारी जो है सेवा करेगी ही। इससे 25 गांव को फायदा मिलेगा, जहां लो वोल्टेज मिलती थी, लाइट 4-4 दिन खराब रहती थी, पहाड़ी इलाका था, आधी पानी आता था, पोल गिर जाते थे, तार टूट जाते थे। इस समस्या का पूरा समाधान होगा। इससे किसान भी लाभान्वित होगा, नौजवान भी लाभान्वित होगा और यहाँ के सारे लोग 2 लाख लोगों को भरपूर लाभ मिलेगा विद्युत से। कन्नौज के आलू किसानों ने अपनी आमदनी को दुगना करने के लिए लेमन ग्रास की फसल पैदा करने का इरादा किया है। लेमन ग्रास की खेती करने के लिए भारत सरकार के FFDC महकमे ने किसानों को लेमन ग्रास के पौधे देने के साथ उनको फसल की पैदावार के लिए तकनीकी तरीके की तरबियत देने की भी तैयारी कर ली है। FFDC के डायरेक्टर शक्ति विनय शुक्ल ने बताया कि लेमन ग्रास की खेती किसानों के लिए बहुत मुफीद है। इस फसल के कई फ़ायदे हैं। इसे न तो जानवर खाते हैं और न कोई चोरी कर सकता है। बाज़ार में इसके तेल की अच्छी कीमत मिलती है। उन्होंने बताया कि सरकार ने लेमन ग्रास खेती को फ़रोग़ देने के लिए इसको मनरेगा स्कीम में भी शामिल किया है। इससे किसानों को खेती करने पर मनरेगा से भी पैसा मिलेगा। किसानों ने बताया कि कोरोना के दौरान लेमन ग्रास अनिल का तेल का इस्तेमाल कोरोना वायरस से बचाव वाली दवाओं में भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से लेमन ग्रास ऑयल की कीमत बाज़ार में अच्छी मिल रही है। आइए खबरें हेडलाइन एक बार फिर से पढ़ते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी हमारी कौमी कदरों से होगी व्यवस्था और मुस्तक़बिल में नई नस्ल को करेगी तैयार। वज़ीर आज़म ने नई पॉलिसी के तहत आला तालीम में तब्दीलियों और इस्लाहात पर कॉन्फ्रेंस को किया खिताब। छठे नेशनल हैंडलूम डे पर मरकज़ी वज़ीर बराए टेक्सटाइल स्मृति ईरानी ने माई हैंडलूम ऐप को किया लॉन्च। कुल्लू के शरण गांव के पहला हैंडलूम गांव दिया करार। कहा मुल्क में 10 और हैंडलूम गांव किए जाएंगे कायम। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 के सिलसिले में रियासती सदर दफ्तर और ज़िलों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में पूरी सरगर्मी से किया जाए काम। लापरवाही के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट को होगी जवाबदेही। आइंदा असेंबली इजलास को लेकर कल हुई असेंबली स्पीकर के साथ आल पार्टी मीटिंग में कोरोना की सूरत हाल के मद्देनज़र ऐवान की कार्रवाई पर किया गया तबादला ख्याल। इसके साथ खबरें इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। आदाब।